आज की क्लास में संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अभिलाषा जी, वर्षा तिवारी, प्रशस्ति पांडे, शुक्रिया, प्रिया, शीतल जी। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो है पूर्ण टोटल देखिए बोर्ड आ रहा है ना, और हाँ। पीछे थोड़ा कर लीजिए। आ रहा है। अरे पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, चलिए। आवाज़ मेरी स्पष्ट सुनाई दे रही है आप लोगों को? और बोर्ड दिखाई दे रहा है ठीक? यस सर। चलिए ठीक, ओके। चलिए, अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में अध्ययन किए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जो कला शिल्प के विषय में और उसके पतन के विषय में, उसको उसके उद्भव के विषय में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के विषय। आप लोग हेडिंग डालिएगा, वैदिक सभ्यता। ठीक है, जितने हम तक आपको जी मम्मी से मत बताना, नहीं तो मम्मी खुश जी वर्षा जी क्या कह रही हैं? वर्षा जी कुछ कह रही हैं आप? उन सबसे कह दीजिए माइक ऑफ कर दो। अच्छा ठीक, वेरी गुड। सब लोग म्यूट कर लीजिए और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसके बाद एक हमारी जो नेक्स्ट सभ्यता, जो संस्कृति मेरी आई, वो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इस संस्कृति को, इस सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। एक ऋग वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, दूसरा उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इस पूरी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से लेकर 600 BCE तक। ठीक है, मतलब 1500, आज के दौर में देखा जाए तो 2023 चल रहा है, 1500 इसमें और जोड़ दें, यानी कि 1723 वर्ष पूर्व से ये सभ्यता हमारी सामने आती है और 600 तक ये सभ्यता रहती है। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक आपका ऋग वैदिक काल कहलाता है, दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग वैदिक और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक। जी अरे ये लो बैठो, लो। हाँ बताएं। आवाज, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट। वर्षा जी हाँ सर। हाँ बताएं। किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर। सर किसी की आवाज आ रही है, म्यूट करवा दीजिए। अच्छा अच्छा भाई, सभी लोग म्यूट कर लें अपने को। मैं एक अनुरोध करता हूं आपसे कि म्यूट कर लें, जिससे किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। चलिए आगे मैं चलता हूं। आपका ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का जो टाइम पीरियड आपका है वो 1500 से लेकर 1000 BCE तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेकर 600 BCE। BCE को कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, जहाँ से हमारी कॉमन एरा शुरू होता है, जहाँ उसके पहले, यानी कि जो हम ईसा पूर्व एक शब्द पहले इस्तेमाल करते थे, अब उसको बदलकर हम BCE के रूप में
ईसा पूर्व से एक हमारे धार्मिक पुट का आभास होता था, इसीलिए इतिहासकारों में और विद्वानों में निष्कर्ष निकला कि इसको BCE के नाम से जाना जाए, बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाए। तो 1500 से लेकर 1000 के बीच में और 1000 से लेकर 600 के बीच में इस सभ्यता के, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का ज्ञान जो है हमें वेदों से प्राप्त होता है। जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होता है। इस वजह से इसको वैदिक नाम दिया गया। ठीक, ये कभी प्रश्न आ सकता है। और इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, आर्य थे। और इसी आर्य के कारण इसे कभी कभी आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? ये चीज, ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। इस सभ्यता के विषय में हमको जानकारी, अच्छा ये सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक काल जो था, हमने कहा कि जहाँ से हमें प्राप्त होती सामग्री, लिखित सामग्री, ठीक है, इसमें भी हमको ऋग्वैदिक जब पीरियड होता है उस पीरियड में भी हमको इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये परंपरा चूँकि श्रुत पर आधारित थी, वेदों का, ऋग्वैदिक उस समय लिपि का ज्ञान इनको नहीं था, बाद में जाके हुआ। इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक में शामिल किया गया। और आदि ऐतिहासिक में आपके सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों शामिल हैं। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता के विषय में। जो आर्य शब्द है, आर्य मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? इसमें इतिहासकारों में, बहुत विद्वानों में बहुत मतभेद है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, लेकिन आर्य का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है, जो अर्थ आर्य शब्द का अर्थ है, वो अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक, उदात्त, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन। ठीक है, ये आर्य का पूरा एक एक शब्द का ये अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है कि आर्य कौन थे? श्रेष्ठ थे, उदात्त, हृदय उदात्त उसको कहा जाता है कि जो जिसका हृदय जो है काफ़ी, उसका कैनवस काफ़ी विस्तृत हो, उसका फलक काफ़ी बड़ा हो। ठीक है, हर एक को समावेशी भावना जिसमें हो, वो उदात्त कहलाता है। और उत्तम जो सर्वोत्तम होता है, अभिजात्य भी हमारा और कुलीन भी हमारा उसी शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब आर्य शब्द का अर्थ भी आपको मालूम हो गया। अब हमारा एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आर्य थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। चर्चाएं परिचर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं, विद्वानों में भी ये बात अभी भी प्रश्न विवाद का बना है। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने, विद्वानों ने इस पर मत व्यक्त किया है, वो तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। उस तथ्य से हमारे कंपटीशन में, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसने क्या कहा, कौन सा स्टेटमेंट किसका था कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो पहला एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैक्स मूलर का, या हम कहते हैं, पहले हम स्टेटमेंट देते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो जैसे ईरान का जो क्षेत्र है, ठीक है, ईरान प्रेजेंट में, ठीक है, ये क्षेत्र जो है मध्य एशिया का, यहाँ के रहने वाले थे। इसके विषय में स्टेटमेंट किसका था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने इसको कहा कि ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। चूँकि भाषा के आधार पर और अन्य तथ्यों के आधार पर इन्होंने मध्य एशिया का नाम लिया। और इसको जो है, इस बात को, तथ्य को कोट महोदय और स्लीगल और रहोट महोदय ने प्रूफ किया, मतलब इसका समर्थन किया कि आर्य जो है मध्य एशिया के रहने वाले। दूसरा स्टेटमेंट हमारा आता है, आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। 6 महीने की
जहाँ पर दिन और 6 महीने का जहाँ रात होती है, वहाँ उस तथ्य के आधार पर इन्होंने उत्तरी ध्रुव का नाम लिया। और ये उत्तरी ध्रुव का नाम किसने लिया? बाल गंगाधर तिलक। आप हमारे बीजी जो तिलक हैं, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, इन्होंने लिखी थी पुस्तक, और उसमें इन्होंने जिक्र किया कि यह बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। तीसरा एक नाम है तिब्बत के रहने वाले, ठीक है, तिब्बत। दयानंद सरस्वती, हमारे दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि तिब्बत के रहने वाले, ठीक है। पामीर का पठार, पामीर का पठार, यह शब्द इस्तेमाल किया है एडवर्ड मेयर ने, एडवर्ड मेयर ने, ठीक है। इसके बाद एक और आपका है आपका दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस, इसको आपके नेहरिंग ने दक्षिणी रूस का नाम लिया। इसके साथ साथ जर्मनी, ठीक है, इसको आपने पेनका ने बताया, पेनका ने कहा कि ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। मैं ऊपर मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर एक आपके हैं डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी, यहाँ के मूल निवासी इन्होंने आर्यों को बताया, पी गाइल्स महोदय ने, पी गाइल्स ने, ठीक। इसके बाद आपका एक नाम है शब्द सैंधव प्रदेश, इसको आपको अविनाश चंद्र दास ने, अविनाश चंद्र दास। एक और तथ्य आपके सामने है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है, इसको गंगानाथ झा ने, गंगानाथ झा ने। एक और फैक्ट है, कश्मीर का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, इसको एल.डी. कल्ला ने, एल.डी. ठीक है। इतने फैक्ट्स हमारे सामने आए, इतने तथ्य आए कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे। इन तथ्यों में जो हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लोग इस मत पर सहमत हैं कि आर्य मूल निवासी मध्य एशिया के थे, ठीक है। संस्कृत, यूनानी और आपके लैटिन, ठीक है, ये भाषाई समूह को आर्यों ने एक ही, इसको भारोपीय भाषा के नाम से जाना, कि उसी भाषा के अर्थ में ये निकालने की कोशिश की। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में भी विद्यमान है और ईरानी ग्रंथों में भी विद्यमान है, यूनानी में भी है, ठीक है। और उस आधार पर इन्होंने एक समीकरण बनाने की कोशिश की। जैसे इन्होंने एक शब्द लिया माता, ठीक है, देखिए कैसे, माता जो है यूनानी में मदर कहा गया, ठीक है, लैटिन भाषा में इसको मातेर कहा गया। देखिए कैसे एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। माता जो शब्द है यहाँ, ठीक, यहाँ यूनानी में क्या कहा जाता है आपको पता ही है, मदर कहा गया है, और लैटिन भाषा में मातेर कहा गया, ठीक है। यानी कि इसी से मिलता जुलता हमारे ये शब्द आए, ठीक है?
इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो विद्वानों ने इस निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश की कि यह मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये अफगानिस्तान होते हुए सबसे पहले पंजाब के क्षेत्र में सप्त संध्या क्षेत्र में सबसे पहले आए, वहाँ पर बसे, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मावर्त, अब ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मर्षि देश, अब ब्रह्मर्षि देश के बाद मध्य देश और मध्य देश के बाद आर्यावर्त क्षेत्र में इनका प्रसार हुआ, ठीक है। इनकी भौगोलिक स्थिति हम आपको अभी समझा देते हैं कि ब्रह्मर्षि देश कौन सा है, ब्रह्मावर्त कौन सा है और आपके मध्य देश क्या है और आर्यावर्त का, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के अभी निष्कर्ष इसी पे बना हुआ है कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। अभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसी उत्तर को दीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी के स्टेटमेंट आ गए, किस स्टेटमेंट ने क्या कहा है, तो फिर आप दूसरा उत्तर दीजिएगा जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के विषय में हम जानकारी दे दें कि आर्य, मान लीजिए ये हम भारत का ऐसे मैप खींच रहे हैं, ठीक है। आप केवल विजुलाइज करिए मन में, ठीक है। यानी कि इनका जो है आगमन मध्य एशिया से यूं रास्ते से अफगानिस्तान के रास्ते से, ठीक है, और नीचे थोड़ा सा अफगानिस्तान के रास्ते से फिर पंजाब के क्षेत्र में हुआ और पंजाब के क्षेत्र से फिर जो है इनका इस तरफ आपके पूर्व की तरफ इनका विकास हुआ, ठीक है। तो जब अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है और उन नदियों में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि उनके जानकारी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अब आर्य 1500 के आसपास ही इनका आगमन नहीं हुआ। आप देखिए जब 1900 के आसपास संध्या सभ्यता विनष्ट की ओर अग्रसर हुई, 1750 में पतन की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद 200 वर्ष का काल जो आपका है टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड हमारे लिए अननोन है, एक अंधकार है कि आखिर 200 वर्ष कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो उसी में आर्यों का एक समूह भारत की तरफ आया, ठीक है। वो कुछ यहाँ पे आके बस के फिर वो विभिन्न टुकड़ों में भारत की धरती पर आकर बसे। लेकिन जब 1500 के आसपास एक बहुत बड़ा समूह भारत की तरफ आया, तो जो पुराने हमारे आर्य जो ईरान से आए हुए थे, बसे हुए थे, उनमें और जो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, उनमें इन आर्यों के बीच एक संघर्ष हुआ, ठीक है। वो संघर्ष में आपने देखा है कि परुष्णी नदी के तट पर, ठीक है, दास राज्य का युद्ध प्रारंभ होता है। परुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या था कि 5 आर्येतर जाति और 5 आर्य जातियों ने मिलकर जो है वो युद्ध राजा सुदास के विरुद्ध लड़ा था। राजा सुदास जो है भरत, ठीक है, एक तृतीय वंश था, ठीक है, उससे संबंधित थे और उन्हीं ने एक मैटर था इसमें, युद्ध का कारण क्या था कि विश्वामित्र इनके पुरोहित थे राजा सुदास के, उनको पुरोहित पद से हटा दिया गया था, उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित पद प्रदान किया गया था, जिससे विश्वामित्र नाराज होकर इन राज्यों का, इन जो कबीलाई थे उनका संगठन तैयार किया और दास राज्य के जो परुष्णी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है और आर्य तथा आर्येतर जाति पराजित होती है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है, एक तो पहला उनका अफगानिस्तान की तरफ से आए, अफगानिस्तान से होते हुए वो सप्त संध्या क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो पंजाब की 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे आए, वहाँ आगमन हुआ। वहाँ के बाद इनका जो है ब्रह्मावर्त क्षेत्र में इनका आगमन। ब्रह्मावर्त जो क्षेत्र था वो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र था। सरस्वती और दृश्यवती इन नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त था। ब्रह्मावर्त इनका जो प्रसार हुआ वो ब्रह्मर्षि देश हुआ,
ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश जो है वो आपका कुरु, पहले का कुरु, पांचाल, ठीक, मत्स्य और शूरसेन, शूरसेन, ठीक है, इनके बीच का क्षेत्र ये ब्रह्मर्ष था। अब देखो कुरु पांचाल जो आपका था ये कुरु हस्तिनापुर, ठीक है, हरियाणा का जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र वहां का ये था। पांचाल आपका फर्रुखाबाद बरेली, ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। और उसके बाद मत्स्य आपका ये आपके राजस्थान का जयपुर का क्षेत्र, ये मत्स्य, और शूरसेन मथुरा का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ का क्षेत्र पूरा ब्रह्मर्षि देश कहलाया, ठीक। इसके बाद आर्यों का वहां से फिर और पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ उनका और प्रसार होता है, तो आते हैं मध्य देश, मध्य देश, ठीक है, मध्य देश आते हैं। इसमें आपका कह सकते हैं कि मिडिल गंगेटर बेसिन, जो मध्य गंगा घाटी है, यहाँ तक मध्य गंगा घाटी तक ये आते हैं, गंगा घाटी। और उसके बाद मध्य देश के बाद इनका प्रसार आर्यावर्त की तरफ होता है, आर्यावर्त नाम इनका दिया गया। और यह जो है आर्यावर्त बिहार का, जो बिहार वर्तमान में है उसका जो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग है, ठीक है, वहां तक इसका क्षेत्र है, बिहार के पश्चिमी भाग, बिहार के पश्चिमी भाग। और दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्यावर्त कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठता है कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन उठता है कि ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया, कहाँ का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मावर्त जो क्षेत्र है यहीं पर ही बाद में ऋग्वेद की रचना होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं कि एक युद्ध जो आपका है दासराग जी का युद्ध, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दास का युद्ध, ठीक, यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भरत वंश के, इसकी एक शाखा थी तृत सुशाखा, तृत वंश, ठीक। इसके शासक कौन थे, राजा कौन थे, सुदास, ठीक। और दूसरी तरफ इधर जो थे उधर 5 आर्य जनजातियां, उनका नाम अभी मैं लिख देता हूं। अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वश, ये 5 आर्य जातियां थी और 5 आर्येतर जातियां, आर्य से भिन्न आर्येतर जातियां। ये जातियां जो थी उनका नाम क्या था, अलिन, पक्त, पक्त आधा का रहेगा था, अलिन, पक्त, भलानश, भलानत, शिव और विषाणी, विषाणी, ठीक है। ये 5 आर्य और ये 5 आर्येतर जातियां। और एक तरफ कौन था आपका, भरत का सुदास, राजा सुदास। किस नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी नदी। परुष्णी को क्या कहा जाता था, रावी नदी, रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, ठीक है। कारण मैंने बता दिया कि अंत में इधर पुरोहित कौन था, वशिष्ठ हो गया था, और उधर पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र,
ये विजय प्राप्त करते हैं, ठीक, और वो पराजित होते हैं। बाद में इसमें से एक जात जो है, जो आर्य जात कुरु रहती है, वो कुरु भरत के साथ मिलकर कुरु नामक एक क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। जब ये पराजित हो जाते हैं उसके बाद जो है भरत प्लस कुरु बाद में, ठीक है, ये मिलकर कुरु राज्य, और दूसरा जो है एक क्रीवी और तुर्वश, ये दोनों मिलकर पांचाल क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोनों जातियां आपस में मिल जाती हैं, भरत और कुरु मिलकर कुरु, और क्रीवी और तुर्वश मिलकर पांचाल। इसको भी आप फैक्ट को ध्यान में रखना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से मिलकर कुरु का निर्माण करते हैं और कौन मिलकर आपके पांचाल का निर्माण करते हैं। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब हम इनकी भौगोलिक स्थिति के विषय में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर हम इनके साहित्य के विषय में आते हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उनका भूगोल कैसा था और क्या क्या नाम उनके थे। पहला देखिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद इसमें एकमात्र पर्वत हिमालय का उल्लेख किया गया है। हिमालय पर्वत जिसको आज आप लोग देखते हैं, इसका एकमात्र पर्वत हिमालय, और इसकी जो चोटी है, जो शिखर है, इसका जो शिखर है वह मूजवंत नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह ऋग्वेद में पहला उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा, इनके भूगोल के विषय में एक शब्द हो पाया गया है धान्य, धान्य या नहीं हुआ धान्य, यह रेगिस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है, रेगिस्तान के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। उस शब्द का नाम क्या था, धान, ठीक। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद 10वां मंडल, अभी हम पढ़ाएंगे 10वां मंडल के नदी सूक्त में, नदी सूक्त 10वां मंडल में एक नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है, 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। किस मंडल में, 10वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से करके 10 मंडल हैं। ये 10वां मंडल अंतिम में जोड़ा गया है, इसको क्षेपक भी कहा जाता है, और इसमें जो है 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नदियों में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है, इन नदियों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक पवित्र नदी, ठीक है, इस नदी का नाम है सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, सरस्वती। ये सर्वाधिक पवित्र नदी है, ठीक है। इस नदी को नदी तमा भी कहा गया है, नदी तमा, देवी तमा, देवी तमा, अम्बी तमा, अम्बी तमा के नाम से भी जाना गया है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसकी आराधना पवित्रता के रूप में की गई। इसके साथ साथ इसको सौभाग्यदायिनी, सौभाग्यदायिनी, वाजनीवती, वाजनीवती और वृतग्नि, वृतग्नि नाम से भी जाना जाता है। जब कभी क्वेश्चन आ गया तो आप बता दीजिएगा सौभाग्यदायिनी कौन सी थी, वाजनीवती कौन थी, वृतग्नि नदी कौन सी थी, या नदी तमा, देवी तमा और अम्बतमा
नदियाँ कौन सी थी, वो नाम किसका है, सरस्वती, काफ़ी पवित्र नदी के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद एक दूसरी नदी है सिंधु। सिंधु का नाम आप लोग सुनते चले आए हैं, इसकी पहले भी चर्चा हुई थी। सिंधु नदी यह सर्वाधिक प्रमुख नदी, मुख्य नदी जो थी, जिसका काफ़ी महत्ता थी, किसके लिए, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जिसको कहा आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंधु लगाएंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। इससे चूंकि व्यापार वाणिज्य संपन्न किया, व्यापार के कार्य किए जाते थे, इसलिए इसको जो है हिरण्य के नाम से, हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे चूंकि ऊन का भी व्यापार होता था, इसलिए इसको सुवासा और उड़ावती के नाम से भी जाना जाता है, सुवासा और उड़ावती, ठीक है, ठीक है। और यह नदी अंत में अरब सागर में जाकर मिलती थी, जो जहाँ मिलती थी वो पारावत के नाम से जाना। ये पारावत एक सागर था, ठीक है, अरब सागर का नाम था, वहाँ पे जाके गिरती थी, इसलिए इसको पारावत, यहाँ पे गिरती थी वो पारावत नाम से भी जाना जाता था। ये आपके सिंधु के विषय में मैंने चर्चा कर ली और आपके सरस्वती नदी के विषय में चर्चा कर ली। अब हम आते हैं इसके अन्य प्रमुख नदियाँ, जैसे अफगानिस्तान में जो नदी थी, आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में जो नदी थी उसका एक नाम था कुबा, कुबा नदी थी, उसको काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, काबुल का पुराना नाम क्या था, कुबा, ठीक है। और एक है क्रूमू, क्रूमू, ठीक है, इसे कुर्रम नाम से जाना जाता था, कुर्रम नदी जो है, कुबा प्राचीन नाम था, क्रूम प्राचीन नाम, ये वर्तमान नाम कुर्रम और काबुल नाम, ठीक है। इसके बाद आपका जो नदियां प्रमुख है, उस नदियों में गोमती नदी। अब ये गोमती, ये लखनऊ वाली नहीं है जो पीलीभीत से निकलती हुई लखनऊ और जाके यहाँ आके मिल जाती है, ये नदी नहीं है गोमती। ये गोमती का नाम है गोमल, गोमल नदी, यह अफगानिस्तान में थी, इन दोनों नदियों के बीच में बहती थी।